हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूं फॉर सेबी ग्रेड ए 2022। आज मैं बात करने वाली हूं रिगार्डिंग इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, वन ऑफ द एरियाज जिनमें एस्पिरेंट्स को लगता है क्या ज़रूरत है, इंग्लिश तो आती है, हमारी इंग्लिश अच्छी है, या कुछ को लगता है कि नहीं मुझे दिक्कत आती है, मैं क्या करूँ। या कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जिनको ये लगता है कि आई एम गुड इन इंग्लिश, बोलने में अच्छा हूँ बट लिखने में मुझे दिक्कत आती है। क्या जो फर्स्ट कैटेगरी है जो कहते हैं कि आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, मुझे लिखना आता है, मुझे बोलना आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या उनको वो पेपर हल्के में लेने की जरूरत है? फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो पहली बार पेपर दे रहे हैं और उनकी इंग्लिश में कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, क्या उन्होंने अब तक डिसीजन लिया कि हाउ आर दे गोइंग टू टैकल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पोर्शन? सो फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जिनको ऑलरेडी इंग्लिश की नॉलेज है, पेपर कैसा है उसका आइडिया है, और जिनको नहीं है, आज मैं कुछ कई इंपॉर्टेंट एरियाज को डिस्कस करने वाली हूं टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि इस पेपर के इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव वाला यानी फेज 2 का पहला पेपर, उसके लिए क्या करना चाहिए आने वाले दिनों के अंदर जिससे आप अपने पेपर के अंदर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टू दैट एरिया। नंबर 1, देखिए सबसे पहले आज मैं बात किसके बारे में करने वाली हूं, फेज 2 के अंदर स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। यानी आज टोटली हम ये समझने वाले इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आता क्या है, क्या उनकी मार्किंग स्कीम है, कितना समय मिलता है और क्या तरीके हैं जिससे मैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर स्कोर कर सकती हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स वरी अबाउट द फर्स्ट थिंग। इस पेपर के अंदर क्या होता है, आपका पेपर 1 जो है, फेज 2 का पेपर 1 इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जो 100 मार्क्स का पेपर होगा और आपको मिलेंगे इसके लिए 60 मिनट्स। ओके, सो 60 मिनट तो मिल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया, पेपर डिस्क्रिप्टिव है, ये भी समझ में आया, बट इस पेपर में आता क्या है? क्या इसका सिलेबस रहता है? क्या ये आरबीआई ग्रेड भी जैसा है? क्या ये नाबार्ड जैसा है? या इसका थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है? और ये पेपर कीबोर्ड मोड है या फिर ऑफलाइन? व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ये कीबोर्ड मोड में चलेगा, यानी ये आपका ऑनलाइन मोड के ऊपर है। यानी आपको एक तो चीज आनी चाहिए, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज इंग्लिश का है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी एप्ट, यानी आपका लिखने का तरीका डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी तो 100 में से नंबर कहीं ना कहीं कमा पाएंगे। सेकेंडली आपको क्या करना है, आपको यह भी ध्यान रखना कि टाइपिंग स्पीड कहाँ जा रही है, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग इट इन ऑफलाइन मोड, आपको कीबोर्ड के ऊपर पूरा टाइप करके रखना है। यानी आपके पास आपको पैराग्राफ्स की जो डेफिनेशन है, पैराग्राफ कहाँ से शुरू करने हैं, आपको क्या उसमें पॉइंट्स डालने हैं, बेसिक सी चीजें, टाइपिंग, उसके ऊपर वर्क करना है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू दिस एरिया ऑफ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। बट व्हाट नेक्स्ट टू बी लुक फॉरवर्ड टू, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, हमारे पेपर में आता क्या क्या है? इस पेपर के अंदर आता है एक एसे, एक प्रेसी और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दैट्स हाउ दे डिफाइन दिस पर्टिकुलर पेपर इन देयर प्रीवियस इंफॉर्मेशन हैंडआउट एज वेल। सो लेट्स वेट टिल दैट टाइम, ये सेकंड का भी हैंडआउट रिलीज जरूर करेंगे, बट ओवरऑल इनके पेपर के अंदर उन्होंने 3 चीजें कवर की हैं। यानी पहला एक ऐसे होगा, एक प्रेसी होगी और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। नथिंग डिफिकल्ट, प्रेसी में कोई दिक्कत नहीं आता। प्रेसी क्या होती है, पूरी इंफॉर्मेशन का कंसाइज करके लिखा होना, यही सोच रहे थे। और ऐसे के केस में क्या दिक्कत है कि ऐसे अगर डे टू डे चीजों के बारे में हुआ, आई कैन डेफिनेटली गो हेड एंड राइट इन अ गुड वे। या कई लोग सोच रहे थे कि अच्छा अगर मैं ऐसे लिखने का सोच रहा हूं तो क्या ऐसे इंग्लिश बेस्ड होगा या थोड़ा सा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल और सोशल सेक्टर की तरफ देख के चलना है। बेस्ड अपॉन देयर प्रीवियस ट्रेंड्स, डू नॉट रिलाई कि ये पेपर इंग्लिश बेस्ड होगा। याद रखिएगा, ये आपको इंग्लिश बेस्ड चीजें कवर करने को नहीं कहेंगे पेपर के अंदर। इनका इंग्लिश भी जो होगा वो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक सेक्टर और आपकी जनरल लाइफ से लिंक जरूर होगा। देखिए किस तरीके से, लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। यानी जब हम ऐसे की बात करते हैं, बहुत से एस्पिरेंट्स को लगता है मैम ऐसे के अंदर दिक्कत क्या आ सकती है। देखिए जब हम ऐसे की बात करते हैं, पहली बात ये इनके जो प्रीवियस हैंडआउट के अंदर, जो इनका प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ था उसके हैंडआउट के अंदर उन्होंने क्या दिया था, वो उसमें जो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे वो जनरल पॉइंट्स नहीं थे। यानी इकोनॉमिक सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह के उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे ऐसे के अंदर भी। यानी अगर आप सोचकर चल रहे हैं तो ठीक है, हम प्रेस से और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देख सकते हैं कि थोड़ा इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, लेकिन ऐसे के अंदर आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो आपके लिए ताकत बनेगी। हाउ, अगर आपको पेपर के अंदर ये आ जाता है कि कोई रिपोर्ट, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट आया दैट यू नो अबाउट सम रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से जैसे आपको से कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या इंपैक्ट पड़ा था ड्यूरिंग द पीरियड जब हम कोविड से हिट हुए और हम बाहर निकले। सो व्हाट हैज बीन द इंडियाज जर्नी थ्रू द कोविड इन द फर्स्ट वेव एंड द सेकंड वेव। सो व्हाट यू विल डू,
आप इकोनॉमिक सर्वे बेस में पॉइंट्स उठाएंगे कि ये रहा, जीडीपी का ये स्टेटस रहा, जीएनपी का ये स्टेटस रहा, एट द सेम टाइम हमारे कंट्री में कौन से एरियाज वर्स्ट अफेक्ट हुए, कौन से एरियाज दे वर स्टिल एबल टू सर्वाइव ड्यूरिंग द एंटायर एरिया ऑफ कोविड। इस तरह की चीजें अगर आप अपने एसे में ऐड कर दोगे तो वो जनरल से अच्छा हो जाएगा, बिकॉज बहुत से एस्पिरेंट्स ने एक पर्टिकुलर कोने को पिक किया होगा। आज के टाइम पर एक और चीज जो बड़ी ज्यादा इस टाइम टॉक ऑफ द टाउन है, दैट इज क्रिप्टो करेंसीज। व्हाट इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन क्रिप्टो करेंसी, यू कैन कोट द लाइंस, आप डालिए बजट के अंदर से लाइंस की बताए एज पर द बजट इस बार इंडिया ने बोल दिया कि देखो हम उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं 30% का, इंडिया क्रिप्टो करेंसी बिल लाने वाला है। ऐसे पॉइंट्स जैसे ये अपने ऐसे में डालेंगे उसका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट में कवर हो जाएगा। यानी आपके आंसर्स जो होंगे वो सिर्फ एक बेसिक सा इंग्लिश के ऐसे नहीं होता, वो आपकी डे टू डे वाली चीजें, आपकी जनरल अवेयरनेस, आपके सब्जेक्ट्स को लेकर इन डेप्थ नॉलेज, वो आपको बचाती है ऐसे के अंदर। प्रेसी के अंदर बहुत से एस्पिरेंट्स को लगता है क्या करना है, उसको सिर्फ कंप्रेस करके लिख देना है, बट डू यू नो प्रेसी के अंदर आपको ओरिजिनल लैंग्वेज यूज नहीं करनी होती। जो पैराग्राफ में लिखा हुआ अगर आप वही लिख रहे हो तो वो तो कॉपी पेस्ट करना है। दे डू नॉट लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कॉपी पेस्ट, यानी प्रेसी के अंदर भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी एस्पिरेंट्स पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेसी को आपको कितना छोटा करना है, कितना कंसाइज करना है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं दे, उसको भी देखकर चले व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू अ प्रेसी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपके पास आएंगे क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा चाहिए लोग 3 क्वेश्चंस के आसपास देते हैं, बट लेट्स सी 3 क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो आप ये सोचिए 100 नंबर का पेपर है, या तो ये 30 मार्क्स का होगा या 40 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स का एक एरिया कवर हो जाएगा अगर इस तरह से कवर करते हैं, एक 30 का, एक 30 का, देन 140 का। अब उसके हिसाब से जाया जाए तो क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक क्वेश्चन अराउंड 10 मार्क का होगा। अब कई बार एस्पिरेंट्स क्या करते हैं जब क्वेश्चन ढूंढ रहे होते हैं, अगर आप सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपने मेहनत कहाँ की है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स, यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू दीज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। सो क्विकली मूविंग ऑन, आज हम ये समझेंगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे ऐसे में बचाएंगी, कौन सी चीजें जो मुझे प्रेसी में नंबर दिलवाएंगी, और कौन सी चीजें हैं जो मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आंसर को जस्टिफाई करवाएंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। नंबर 1, व्हेन वी टॉक अबाउट एसे का क्या सीन है, एसे के अंदर दे डिफाइन दैट द एसेज शुड बी ऑफ 400 वर्ड्स। उन्होंने डिफाइन किया कि देखिए 400 वर्ड्स का होगा, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या दिक्कत है मैम, द पॉइंट इज हेयर दे आर नॉट कवरिंग द एरिया ऑफ द वर्ड लिमिट। वहां पर अपना वर्ड लिमिट की दिक्कत नहीं है, इंग्लिश की दिक्कत नहीं है, वहां पर अगर आप जनरल इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो वो जनरल इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस नहीं डाल रहे हैं, वो क्वेश्चन ज्यादातर कवर कर रहे हैं आपके फाइनेंशियल सेक्टर, ट्रेंडिंग एरियाज को कवर करते हुए। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टुडे वी नो दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल नॉट एग्जैक्टली इन आवर कंट्री बट इन द इंटरनेशनल एरिया। अगर हम बात करते हैं रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर को लेकर अभी बात हो रही है, दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन बट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो है इंग्लिश का क्वेश्चन, बट वो आपको किसको चेक कर रहे होंगे, वो आपकी इंग्लिश ही नहीं, वो आपकी जनरल अवेयरनेस को भी चेक कर रहे होंगे। यानी अगर आप ऐसे की बात करते हो, आपको सिर्फ लैंग्वेज पे वर्क नहीं करना, जिनकी लैंग्वेज अच्छी है उनको इसका फायदा हो सकता है, लेकिन जिसका करंट अफेयर्स का बेसिक नॉलेज अच्छा है, हु नोज कि एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रहेंगे एस्पिरेंट्स। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लैंग्वेज आपकी ओके है तो आपको बुरा फील होना चाहिए, रादर इस समय ना बेस्ट ऑप्शन है अगर आपकी लैंग्वेज का इशू रह रहा है तो अभी टाइम है, आप नॉन फिक्शन वाली चीजों को पढ़ पढ़कर अपनी लैंग्वेज को बिल्डअप करना शुरू कर दीजिए। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, दैट मींस अगर आप आज पढ़ने बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि कल आप बोलोगे मैं बहुत अच्छा ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी आप जब तक पेपर आता है तब तक कुछ ना कुछ चीजों को पढ़ते चलिए। गो अहेड एंड रीड द नॉन फिक्शन, बिकॉज नॉन फिक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की बायोग्राफी से लेकर आप जो इंडिया के अंदर हो रहा है अभी एडिटोरियल्स को देखते हैं या इन सब बेसिक चीजों को देखते हैं, आपको ऐसे को बनाने के लिए एक स्केलेटन जरूर मिल जाएगा। उसके ऊपर फ्लैश तो आप अपने हिसाब से लगाओगे, लेकिन पीछे का जो बॉडी है वो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। व्हेन वी टॉक अबाउट द एसे, वर्ड लिमिट इज 400 वर्ड्स। यहां पर मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज कवर कर दिए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ जा सकते हैं। जनरल एंड करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स रह सकते हैं, यानी आपके पास ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से क्वेश्चंस रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसीज हैड बीन देयर, फाइनेंशियल सेक्टर के बेस पे भी आया और ट्रेंडिंग टॉपिक में भी आ गया। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आ सकती है जो भी सिनेरियोज अभी चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने कवर किया
ओके, लेट्स टॉक अबाउट कोई अगर हमारे कंट्री के अंदर म्यूचुअल फंड्स का क्या इंपैक्ट रह रहा है, हमारी शेयर मार्केट का क्या इंपैक्ट रह रहा है हमारे रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के ऊपर। रिस्क अवर्स यानी मेरे जैसे एक इन्वेस्टर जो कहता है कि नहीं नहीं मुझे डर लगता है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाऊं क्योंकि वो तो मार्केट रिस्क से एसोसिएटेड है। तो इस तरह की चीजें हमारे कंट्री के अंदर, जैसे देखिए ये फाइनेंस को भी कवर करती है, इकोनॉमिक्स को भी कवर कर लेती है, किसी भी तरह के इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स भी डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। और थोड़ा सा और अच्छा एक और चीज, इसमें ना आपके पास 2 से 3 टॉपिक्स दिए होंगे, उनमें से आपको कोई एक करना होगा, यानी यू विल हैव टू चूज। ठीक है, आपके पास वहां पर चॉइस होगी, आउट ऑफ द 3 क्वेश्चंस यू माइट हैव टू गो फॉर 1। सो दिस इज वेयर व्हाट यू कैन डू इज कि आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर अपनी उन क्वेश्चंस में से आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेना होगा कि आप किस पर बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाओगे। अच्छा, अब अगर आप ऐसे लिखने जाएंगे तो क्या रैंडमली बस एक पैराग्राफ लिख दिया जाए? नहीं, आप इसको जब लिखेंगे आपका एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर आपका बीच में आ जाएगा उसका बॉडी और एंड में आएगी कंक्लूजन। ठीक है, तो जब आप ऐसे की बात करेंगे तो ऐसे के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस जरूर चाहिए होगी। जितना ज्यादा आप डेटा रीड करेंगे ना उतना आपका जो ऐसे है वो स्ट्रांग बनेगा, बिकॉज आप वर्ड्स ही नहीं सीखते, आप वोकैबुलरी ही नहीं बिल्ड करते, आप अपनी जो आसपास की चीजें हैं उसके रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स भी याद कर लेते हैं। तो वो जितनी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स याद होंगी आपका जो ऐसे है उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। सो गो अहेड विद दैट, ऐसे को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और उसको लिख कर देखिए। सुनना और रीड करना और लिखना ये 3 अलग अलग चीजें हैं। व्हेन यू लिसन एंड यू रीड, इन बोथ द केसेस ऐसा होता है कि आप सोचते कि आई हैव गैदर्ड 100% इंफॉर्मेशन, लेकिन जब आप उसी सेम चीज को लिखने बैठेंगे ना तो आपको वो पूरा याद नहीं होगा। इसीलिए आप उसको पढ़िए और लिखिए जरूर, बिकॉज बिना लिखे ऐसे की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। आप दूसरा कंटेंट पढ़कर बोल सकते हैं कि कितना अच्छा कंटेंट लिखा था, लेकिन जब तक आपने नहीं लिखा आपको अपने कैलिबर का कोई आइडिया नहीं होगा। राइट, सो ये आया ऐसे के रिगार्डिंग एक टिप। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेसी क्या होती है। प्रेसी के अंदर आपके पास क्या होगा, प्रेसी के अंदर आपके पास बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उसको आपको एक कंसाइज पैराग्राफ के अंदर कवर करना है और सारी वाइटल इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। वहां पर वर्ड लिमिट दी होगी कि 120 वर्ड्स, या फिर अगर कुछ ना प्रोवाइड करे जितने का आपका पैराग्राफ होगा ना उसके 1/3 में आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। एंड साथ ही साथ क्वेश्चन के अंदर बहुत बार ये भी आ सकता है कि आपको सूटेबल टाइटल भी देना होगा, यानी आपको उसका कोड ढूंढ कर निकालना है, उसके ऊपर सूटेबल टाइटल भी लिखना है और 1/3 या फिर उसका कन्वर्ट करोगे या फिर उसकी वर्ड लिमिट होगी 120 वर्ड्स। टिप, डो नॉट ट्राई टू कॉपी द कंटेंट फ्रॉम द प्रेसी। प्रेसी में ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो आप जो लिख कर दे रहे हो तो वो आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए rather than in the language which is given in the paragraph already। एग्जामिनर ऑलरेडी वो पैराग्राफ पढ़ चुका है, आप उसको, आपसे वो पैराग्राफ नहीं चाहिए, उस पैराग्राफ की कंसाइज क्यू इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके अंदर आपके पास उसकी सारी वाइटल चीजें कवर हो रही है। इट्स अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ द एंटायर पैराग्राफ। सिर्फ पैराफ्रेजिंग नहीं है वो, पैराफ्रेजिंग के अलावा पैराफ्रेजिंग में सिर्फ आप चीजों का अदल बदल करते हैं, जबकि आप प्रेसी के अंदर उसे कंसाइज फॉर्म में सारी वाइटल इंफॉर्मेशन को इंटैक्ट रखते हुए आप उसको प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको उस पैराग्राफ से क्या समझ में आया। सो टाइटल देना और वर्ड लिमिट को फॉलो करना वो आपके पास मेन पॉइंट आता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है ये काम, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। अगर मैं एक पूरा पैराग्राफ पढ़कर लिखने लगूं उसको तो मैं बहुत सी वाइटल इन्फॉर्मेशन लूज कर जाऊंगी, बिकॉज मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे उसको जो जो अच्छा लगा वो मेरा दिमाग याद रख लेगा, बाकी चीजें तो वो भूल रहा होगा ना। तो मुझे पूरा पैराग्राफ साथ साथ में पढ़ना होगा और उसको लिखना होगा। तो प्रेसी के केस में भी अगर आप रीड करते हैं कहीं से कोई भी ग्रामर बुक से, उसके बाद लिखकर जरूर देखिएगा। इट लुक्स कूल की बहुत इजी सी है, लेकिन जब आप खुद लिखते हैं ना एग्जीक्यूशन तब शुरू होता है उसका। देन और वैसे अगर पॉसिबल हो तो इन टर्म्स ऑफ प्रेसी, इवन इफ दे डू नॉट प्रोवाइड अ पर्टिकुलर सिनेरियो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन, ट्राई टू गिव द टाइटल बिकॉज टाइटल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल देयर। ठीक है, क्वेश्चन बता ही देगा अगर टाइटल देना होगा तो। नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आएंगे आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस। अब इन 3 से 4 क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले तो प्रॉपरली रीड कीजिए उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, डू नॉट ट्राई टू थिंक कि नहीं नहीं मुझे आंसर दिख तो गया, अब मैं पूरा पैराग्राफ क्या करूंगा पढ़ के। कई बार पता है क्या होता है, आपके पास कुछ ऐसे पैराग्राफ्स आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में भी दिख रहा है, उसका कुछ पार्ट थर्ड पैराग्राफ में भी है। दिस इज डन इन द हायर लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। रीडिंग जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लेवल 1 के बाद, लेवल 1 इज इजियर, आपको सिर्फ उसमें से कुछ जितना आपका आंसर मिला आपने निकाला, उसको अपने हिसाब से लिखा और दे दिया। लेकिन जो इसके हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इट रिलेट्स टू
पैराग्राफ 1 एज वेल एज पैराग्राफ 3। बच्चा पैराग्राफ 1 देख के बोलता है मिल गया आंसर, सीधा लिखना शुरू कर देता है, इसका क्या होगा? ये आपने मिस कर दिया, यू विल लूज मार्क्स ओवर देयर। एंड साथ साथ फिर आपकी क्या होती है, दिक्कत बढ़ती है, क्योंकि आप जब अगला क्वेश्चन कर रहे होगे उसके बाद आपको फिर दिखेगा कि अच्छा यहाँ पर भी कुछ पॉइंट था, देन यू विल हैव टू ऐड इट अप। तो बेटर है कि आप ना पहले तो क्वेश्चंस रीड करें, क्वेश्चंस के बेस पर यू गो हेड एंड लुक आउट फॉर द पैराग्राफ बेस्ड अपॉन दैट एरिया। ये रिवर्सल में ही चलता है, ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ के ही उस पर आए, क्योंकि आपके पास 60 मिनट है, आपको ऐसे लिखने के लिए काफी टाइम लगेगा, फिर प्रेसी भी बहुत टाइम खाएगा। सबसे ज्यादा टाइम बचाने वाली जगह वैसे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही बन जाएगी, करेक्ट? तो जब एक ओवरव्यू लेकर चलो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले आपको बचाएगी, देन यू शुड गो अहेड एंड कंप्लीट द रीडिंग पैराग्राफ बिफोर एनीथिंग एल्स, ठीक है? वो आपका टाइम बचा देगा। बट उसके लिए भी पहले क्वेश्चंस रिव्यू कीजिए और फिर उसके आंसर्स देखिए, एंड डू नॉट ट्राई टू कीप इट वेरी 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 कंसाइज, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि कई बार ठीक है मिल तो गया आंसर, बस उसको सीधा इतना सा एक आंसर बनाकर छोड़ दिया। गो अहेड एंड लुक आउट फॉर ऑल द बेसिक कंटेंट विच इज एसेंशियल फॉर द आंसर। जो भी जरूरी है उस सारी वाइटल इंफॉर्मेशन को अपने आंसर के अंदर जरूर इंक्लूड कीजिए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पहले जितना ज़्यादा आप रीड आउट कर सकते हैं उतना अच्छा, बिकॉज उससे आपको आइडिया हो जाएगी कैसे आंसर्स करने हैं। बट बाकी दोनों में डू नॉट स्किप द पार्ट ऑफ राइटिंग, राइटिंग के बिना आपका काम नहीं चलेगा वहाँ, उन दोनों में। इसमें तो फिर हो जाएगा अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो। वाई एम आई टॉकिंग अबाउट द टाइपिंग स्पीड देयर? क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है कवर करने, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है, तो वहाँ पर आपकी टाइपिंग, आपका स्पेल चेक, आपकी ग्रामर, और याद रखिएगा आपकी वर्ड लिमिट, टाइपिंग, वर्ड लिमिट, ग्रामर, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि इस पेपर में ऐसा इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। देयर आर मेनी एरियाज वेयर यू नीड टू कवर। सो लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस। द चैलेंजेस टू टैकल, नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब हम ऐसे की बात करते हैं, पहले ऐसे का ब्लूप्रिंट तैयार करो दिमाग में, फिर उसके पॉइंटर्स बनाओ, क्या एग्जाम्पल डालूं क्या ना डालूं, उस सब चीज़ों को सोचते वक्त ध्यान रखना सिर्फ 60 मिनट है आपके पास और आपको 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। यानी अगर आपने एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया तो आपकी बाकी दोनों में दिक्कत आ सकती है। बहुत बार एस्पिरेंट्स को, वी हैव सीन दैट इन आवर टेस्ट सीरीज देयर, कई बार एस्पिरेंट्स टेस्ट देखना शुरू कर देते हैं, एंड में आकर ऐसे तक आते हैं तो ऐसे कई बार हाफ कंप्लीट होता है, यानी एक अब्रप्ट सी एंडिंग होती है, और वो एग्जामिनर को समझ में आता है जब वो रीड करते हैं कि यहाँ पर अब्रप्ट एक एंडिंग है। सो यू कैन लूज मार्क्स ओवर द एरियाज वेर यू नीड द मैक्सिमम टाइम, राइट? सो द बेसिक एरिया इज टाइम मैनेजमेंट। किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए? क्या सिर्फ रीड कर लूं? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रीड करेंगे तो मैक्सिमम चीजें दिमाग में आती है, बट लेट्स मीट द रियलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट द रीडिंग स्किल्स जो हैं वो आपकी वोकैब बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक मैं राइटिंग के ऊपर वर्क नहीं कर रही, इट विल नॉट हेल्प मी। और क्या मैं नोटबुक में लिखूं? उससे बेनिफिट होगा, नोटबुक में लिखने से ये बेनिफिट होगा कि आपको आइडियाज हो जाएंगे, बट याद रखिएगा आइडियाज आ जाएंगे, आपको उसको फ्रेज करना आ जाएगा, बट द पॉइंट इज आप कंपाइलेशन किस पर कर रहे हैं? पेपर एंड पेन वाली चीज पर जा रहे हैं, जबकि पेपर कीबोर्ड मोड पे होगा। यानी आपको वो वर्ड की तरफ करना होगा, वर्ड एक्सेल उस तरफ जाइए, और यहां पर वर्क मत कीजिए, क्योंकि आपको टाइपिंग स्पीड पे भी ध्यान देना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर चैलेंज देयर। टाइमिंग का तो दिक्कत रहा ही, क्योंकि आपको सोचना भी और आपको टाइप भी करना है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर एरियाज। एस्पिरेंट्स के केस में क्या होता है, कई बार हमें पेपर के टाइम पर हम स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, और साथ ही साथ हम पंक्चुएशन मार्क्स की ताकत को उतने हिसाब से नहीं जान पाते जितने वो रिक्वायर्ड होते हैं। व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू दीज एरियाज, देयर wasn't के अंदर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं आया, देयर कौन सा आया हुआ है यहाँ पर? ये ऐसी चीजें जो होती हैं एस्पिरेंट्स का उस टाइम पर ये चीजें ओवरलुक हो रही होती है। आई हैव रिसीव्ड द टेस्ट जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, लास्ट सेंटेंस होगा और उसमें फुल स्टॉप नहीं लगा होगा। आपने फर्स्ट सेंटेंस लिखा होगा बट वहां पर आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कॉमास नहीं की है, फुल स्टॉप नहीं लगाए हैं, या फिर वन ऑफ द बेसिक एरियाज कैपिटल लेटर्स से उसकी शुरुआत नहीं की है। अब ये देखिए कि ऐसी चीजें हर एक स्टूडेंट को पता होती हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, यू जस्ट गेट ड्रॉन विद द एरिया कि अपने पास टाइम नहीं है, मुझे पूरा टाइप भी करना है, मुझे सोचना भी है, और ऊपर टाइमर भी चल रहा है, मुझे सोचते रहना है, और मुझे अपनी पूरी उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट भी करना है। तो ये सब चीजों को संभालने का तरीका है प्रैक्टिस, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट एरिया टू बी कवर्ड कब बता दिया मैंने आपको। इसके बाद आपके पास आता है कॉमन मिस्टेक्स होती है, कॉमन ग्रामर या पंक्चुएशन या स्पेलिंग मिस्टेक्स। दीज आर द एरियाज व्हिच यू नीड टू कवर, बिकॉज
प्रूफ रीडिंग के बिना पेपर अगर आप सबमिट करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो कभी भी डू नॉट रिलाई ऑन द पार्ट कि मैंने लिख दिया ना बस वो ठीक होगा, आपको प्रूफ रीडिंग देनी ही चाहिए व्हेन यू आर सबमिटिंग द पेपर। बट याद रखिएगा यू विल गेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आप उसको दोबारा रीड कर पाओगे, बाकी सब चीजें कर पाओगे ओनली व्हेन यू आर एबल टू मैनेज द टाइम। क्योंकि अगर आपके पास टाइम बचेगा तभी आप वो चीजें कर पाओगे ना। यानी एज ए स्टूडेंट सबसे पहली चीज मेरे पास होनी है, मेरे को आइडियाज गैदर करने कि किस किस तरह के टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं, उन टॉपिक्स को इकट्ठा करो, उनको पढ़ो। उसके बाद आपको साथ साथ अपनी टाइपिंग पे वर्क करना है, प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेसी, उन सब चीजों पर वर्क करना है, उनके बेसिक रूल्स पर वर्क करना है और साथ साथ अपने टाइम पर लेकर आना है उन सब चीजों को। मतलब पहले आप सिलेबस पर फोकस कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, गो अहेड एंड गैदर द आइडियाज गैदर करने के बाद में कुछ समय के अंदर विद इन 2-3 days यू विल हैव टू सिट डाउन एंड वर्क ऑन योर टाइम लिमिट एज वेल। क्योंकि पहले जब आप खुले दिमाग से चीजें सोचना शुरू करते हैं वो आपको हेल्प करेगा, फिर उसी दिमाग को स्ट्रेस में डालना शुरू कीजिए कि इतना आपने अच्छा आइडिया निकाला है बट टाइम अब इतना रह गया, तो अब आपको उस दिमाग को ट्रेन करना होगा उस लिमिटेड टाइम के अंदर उस सारी इंफॉर्मेशन को उस पेपर के अंदर इनकलकेट करने का। ठीक है, so that's another area to be covered when you're looking forward to good marks in the descriptive answers. But why do we need that? वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस, क्या जरूरत है? अगर हमारे पास में पेपर 2 में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, पेपर 1 में इसमें क्या दिक्कत है? हमने तो सुना था कि जो पेपर भी निकला था वो तो क्वालिफाइंग था, बट डू यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट फेज 1 इट वाज क्वालिफाइंग, बट फेज 2 इज नॉट क्वालिफाइंग। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया जिसके कारण आपको इस पेपर में काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 विल बी अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ 85%, while interview marks will be 15% for final selection. This was the line which was given in their previous handout for phase 2. उन्होंने वहां पर ये लाइन डाली थी। यानी अगर आप इंग्लिश को ये सोच कर चल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी पेपर 2 पर ज्यादा फोकस कर देंगे एंड विल लीव इंग्लिश ऑन द फेट, क्या सही होगा? इसके अंदर से आप मेरिट लिस्ट में जाने का अपना रास्ता देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। और याद रखिएगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में इफ योर आंसर इज वे बियॉन्ड परफेक्ट ना, तब भी आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर यहां नहीं कर सकते। इंग्लिश जैसे एरियाज के अंदर, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर यू कैन स्कोर गुड बट नॉट फुल। दैट इज वन ऑफ द बेसिक एरियाज जहां पर आपको फुल बहुत ही रेयर कभी मिलता है। यानी आपको इस पेपर के अंदर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रहेगी। डू नॉट लीव इट बिहाइंड जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा है कि मैंने करंट अफेयर्स देख लिया, या मैं रीड तो कर ही रहा हूं, या फिर मैं इंग्लिश पर वर्क कर ही रहा हूं तो इसको थोड़ा सा लाइटली ले लेता हूं और बाकी सब सब्जेक्ट्स पे ज्यादा वर्क कर लेता हूं। यू शुडंट डू दैट, राइट? सो ये एक टिप है ऑल द एस्पिरेंट्स जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, फिर अब हमारी कोर स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? अब सबसे पहले रीड, सबसे पहला क्या करना है, हमें चीजें रीड करते रहनी है। नंबर 2, समय पर पहला स्टेप हमेशा रीड होगा। इंग्लिश के लिए कोर हमेशा वही रहेगा, पहले पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं तब तक पढ़ते रहिए। फिर समय आएगा खुद को टेस्ट करने का। जब तक आप अपने दिमाग को लिमिटेड टाइम पे काम करने का ट्रेन नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलता। दैट्स वन ऑफ द बेसिक रूल्स। गिव मी 3 days and I'll do the work in 3 days. Give me 1 hour and I'll finish that work in 1 hour or maybe 1.5 hour. हो सकता है वो 2 hours भी लग जाए, लेकिन वो 3 दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ना, हम करते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बस इसी तरीके से हम टाइम को आगे आगे खींचते रहते हैं। इसीलिए अगर आपने चीज रीड की है तो अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए लिमिटेड टाइम पीरियड में उस चीज को कवर करने के लिए, एंड देन आप इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। यू विल हैव टू वर्क अपॉन द एरिया ऑफ टाइपिंग प्रैक्टिस। यू विल हैव टू वर्क ऑन योर टाइपिंग, बिकॉज टाइपिंग से के ही थ्रू आपका पेपर जो है वो क्लैरिटी गेन कर सकता है। बिकॉज कई बार टाइपिंग वाले एरिया में ही कई बार स्टूडेंट्स जो है वो मार्क खा जाता है, बिकॉज आपका स्पीड आनी चाहिए ना। मेरे पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं पेपर में उसको लिख ही नहीं पा रही हूँ, तो इट्स जस्ट अ कंप्लीट फेलियर। सो ये आ जाता है, आपको कोर स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करके चलना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क अपॉन इट, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग लाइक दैट, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है लेकिन आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर दिक्कत आ रही है, देन डू नॉट स्टॉप देयर। यू कैन गो हेड एंड लुक फॉरवर्ड टू द टेस्ट सीरीज आउट देयर। इसके कोर्सेज भी है, इसके टेस्ट सीरीज भी है। आप एक बार अपने लेवल पर रीडिंग शुरू कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू फील कि आपको टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, अभी पीडिया के पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपके पास रियल टाइम टेस्टिंग का ऑप्शन
ड्यूरेशन रहेगा, यानी आपके पास बकायदा ऊपर टाइमर चल रहा होगा और आप जाकर वो टेस्ट दे सकते हैं। टाइमर में आ रहा होगा कि पेपर शुरू कर दिया आपने, आपके पास पूरे टाइपिंग के लिए एक कॉलम्स बने हुए हैं, उन कॉलम्स में जाकर आप टेस्ट देंगे, उन कॉलम्स के अंदर आप अपना आंसर लिखेंगे और उसके बाद उसको सबमिट करेंगे पेपर को और वो इवैल्यूएशन के लिए आगे जाएगा। दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज हैज बीन क्रिएटेड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जिनको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको पेपर की तरह से ही प्रैक्टिस करनी है, तो वो रियल टाइम प्रैक्टिस की तरह ही आपको वो पेपर सबमिट करना होगा। वो आपको इवैल्यूएट करके विल बी सेंडिंग यू द ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द सेम विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर आप इस एरिया को, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के एरिया को कोर्स के थ्रू कवर करना चाहेंगे, दैट विल बी ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप चाहें तो सिर्फ प्रैक्टिस वाले एरिया पर भी कवर कर सकते हैं। बट अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो। बट फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहली चीज होती है स्टार्ट रीडिंग। यू आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 आपने जब फेज 1 दिया था तब पेपर 2 पर वर्क किया ही था, तो आपको दोबारा उसको और स्ट्रेंथन अप करना ही होगा। बट जो आपका पेपर 2 का ये वाला एरिया है ना, यानी आपका वो एरिया जहां पर आपको इंग्लिश को कवर करना है, इसको आपको सेपरेटली कवर करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। गो थ्रू द आर्टिकल्स, गो थ्रू द वेरियस डिटेल्स दैट यू फाइंड ऑनलाइन, या आपको पढ़ने के लिए जो जो चीजें मिलती है आप उनको रीड आउट जरूर करते चलेगा। इट वोंट टेक मच टाइम फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। तो कब से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सबकी रीडिंग स्पीड ऑलरेडी काफी तेज हो चुकी होगी, या जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनकी अपनी रीडिंग स्पीड को उस तरीके से मैच करवाना पड़ेगा, राइट। सो जिसमें भी स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन करते वक्त अपनी एक दिक्कत दिखी है ना, सो सबसे पहले अपनी रीडिंग स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिएगा, कितने समय में आप रीडिंग फिनिश कर सकते हैं। सारे के सारी उस एरिया के अंदर पहले रीडिंग की जाती है, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कीजिए, अपनी टाइपिंग पे वर्क कीजिए। उसके साथ इफ रिक्वायर्ड देन गो हेड विद द कोर्सेज और द टेस्ट सीरीज व्हिच विल हेल्प यू। बट इफ यू लुक फॉरवर्ड टू एनी ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज, अभी पीडिया के पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज का पूरा एक एरिया, जहां पर द अमाउंट इज नॉमिनल एंड एट द सेम टाइम वो स्पेशली इसलिए बनाई गई थी ताकि डिस्क्रिप्टिव के ऊपर भी वर्क किया जा सके। ऐसा ना हो जाए कि डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल इग्नोर हो जाए, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। अगर आपको लगता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव में दिक्कत आ रही होगी, यहाँ नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज की डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड जो भी एस्पिरेंट्स अभी पेपर के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, द रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड, नॉर्मली वो अराउंड 10 डेज तो दे लेते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मार्च के बिगनिंग में या फिर अभी द एंड ऑफ द February और बिगनिंग ऑफ मार्च में वो बता देंगे, बिकॉज पेपर इज ऑन 20th of March फॉर द मेंस। So till then, keep on preparing hard, guys. We'll be meeting you soon. And साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। अगर आपको अपने रिजल्ट का चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को रिजल्ट तक डिले मत कीजिए, क्योंकि वो दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आपको टाइम चाहिए अपनी खुली प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड थैंक यू सो मच।